यस सर। ओके सर। ओके सर। काइंडली अपना माइक ऑफ रखें। पहले मुझे बात कर लेने दीजिएगा एंड देन मैं आप लोगों को टाइम दूंगा कि आप लोगों के ओके क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ लें। तो सारे लोग काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। एंड मैंने आप लोगों के साथ प्रेजेंटेशन शेयर की है, अगर सारे लोगों को होपफुली नजर आ रही होगी। गोइंग टू म्यूट ऑल ऑफ यू। ठीक, ओके। अच्छा, हमने असाइनमेंट क्वेश्चन की पहले बात कर लें। हमने बात की थी, असाइनमेंट क्वेश्चन ये था कि अगर मेरे पास 24 आवर्स का टाइम हो और तो मेरे पास प्रोडक्शन इन मीटर्स वीविंग से ज़्यादा आएगी या निटिंग से ज़्यादा आएगी। तो उसका सिंपल सा रीज़न और आंसर ये था कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय, क्योंकि वीविंग के अंदर हमारे पास प्रिपरेटरी प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले हमें वार्पिंग करनी पड़ती है, फिर वार्प यार्न की साइजिंग करनी पड़ती है, फिर ड्राइंग इन करते हैं जिसके ऊपर हम अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन हम नंबर ऑफ फ्रेम्स में से, रीड में से और ड्रॉपर वायर में से वार्प यार्न्स को पास करते हैं एंड देन हम उसे लूम पे लेके जाते हैं इन दी फोर्थ स्टेप, और वहाँ पे जाके वीविंग स्टार्ट होती है। इट मीन्स कि वहाँ पे जाके यार्न्स जो हैं वार्प और बैक वो कन्वर्ट होना शुरू होते हैं इनटू द फैब्रिक। सो उसमें इस सारे काम के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। निटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रिपरेटरी प्रोसेस है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली जो है वो लेके आते हैं। स्पिनिंग से धागा आता है हमारे पास, हम उन कोन्स को क्रील के ऊपर लगाते हैं, क्रीलिंग टाइम होता लेकिन है। काफी जगह पे जब जब हमने सर्च बच्चों किया मैंने तो कहा काफी मुझे जगह बात कर पे लेने दें फिर बात कीजिएगा। तो सर वो पॉइंट मिस हो जाएगा नहीं मेरा मिस भी। होगा, आप मुझे बाद में बताएं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, आपने रेज हैंड करेंगे तो मुझे नजर आ जाएगा कि आप बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो निटिंग के अंदर हम ये करते हैं कि हम जस्ट कोन्स आती हैं क्रील के ऊपर लगाते हैं। क्रील क्या होती है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इक्विपमेंट है जिसके ऊपर हम कोन्स जो है वो लगा लेते हैं और वहां से धागे मशीन पे ले आते हैं। ये क्रील करती क्या है एक्चुअली, ये टेंशन को कंट्रोल करती है और धागों को एक दूसरे के साथ इंटेंगल नहीं होने देती। ठीक है, सो वहां से हम मशीन पे लेके आते हैं, निटिंग मशीन पे, और डायरेक्ट निटिंग स्टार्ट हो जाती है, कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है इनटू फैब्रिक। तो क्योंकि इसके अंदर प्रिपरेटरी प्रोसेस नहीं है वार्पिंग का, साइजिंग का एंड ड्राइंग इन का, तो निटिंग की प्रोडक्शन इन मीटर्स इन द सेम टाइम अमाउंट जो कि 24 आवर्स है, तो वो निटिंग की कहीं ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू वीविंग। जी आप बताएं क्या सवाल था। सर मेरा सवाल ये था कि मतलब जब हम लोग सर्च कर रहे थे ना तो काफी जगह पे आ रहा था कि मतलब वुवन फैब्रिक जो है ना उसका भी आ रहा था, मतलब निटिंग से ज्यादा फास्ट है, उससे कपड़ा बन सकता है या जो भी है। तो मतलब काफी जगह पे काफी चीजें सेम थी और काफी जगह पे नहीं थी, तो इसका क्या मकसद है मतलब। बच्चे दैट डिपेंड्स कि उसने कंडीशंस क्या ली हैं। अगर वो ये कह रहा है कि हम लूम पे ला के फिर लूम को भी चला रहे हैं और मशीन को, निटिंग मशीन को भी चला रहे हैं, तो तब से अगर वो टाइम काउंट करना स्टार्ट करेगा तो दैट डिपेंड्स अपॉन दी क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक। क्वालिटी मींस के कंस्ट्रक्शन क्या है, वार्प यार्न क्या है, कितने एंड्स पर इंच, पिक्स पर इंच कितने हैं, और इसी तरह निटिंग के अंदर हमने स्टिच लेंथ कितनी रखी है, स्टिच डेंसिटी कितनी रखी है, देन वो पैरामीटर डिपेंड करेंगे। बट अगर अगर हम ओवरऑल दोनों प्रोसेसेस को देखें तो उस जितनी देर में हमने वार्पिंग करनी है, हमने साइजिंग करनी है और हमने ड्राइंग इन करनी है, उतनी देर में हम बहुत सारा फैब्रिक निटिंग मशीन के ऊपर निट कर चुके होंगे। सो इन कंपैरिजन ये जो निटिंग है वो हमारे पास फास्ट प्रोसेस है। G1267 बताएं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे जब हमने मतलब वीविंग और निटिंग को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है वीविंग का जो प्रिपरेटरी प्रोसेस है वो लंबा है एज कम्पेयर टू निटिंग। निटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सर ये भी तो है ना कि एक टाइम पे वीविंग में कपड़ा ज्यादा मतलब उसकी विड्थ ज्यादा बन जाती है एज कम्पेयर टू निटिंग। निटिंग में तो 1 बाय 1 लूप बन रहा है ना, तो उससे फिर आहिस्ता 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 तैयार हो रहा है। तो फिर सर उसके उसके बावजूद भी मतलब वीविंग में कपड़ा कम तैयार होता है, मतलब क्योंकि सर विड्थ तो ज्यादा वीविंग में हुई ना, मतलब कि उसमें एक ही एट अ टाइम पूरा का पूरा एक विड्थ प्रॉपर रेडी हो रही है। जो निटिंग की मशीन्स होती हैं बच्चे, उसके अंदर हमारे पास मशीन का डाया या मशीन की विड्थ होती है और वो ऑलमोस्ट उतनी ही होती है जितना निटिंग के अंदर एक्चुअली हमारे पास डबल फैब्रिक बन जाता है, क्योंकि सर्कल के अंदर बनना है ना। तो जब ट्यूब लाइक फैब्रिक बनता है, जब हम उसे मशीन से उतारते हैं तो उसे फिर दरमियान में से कट करते हैं, तो जितनी विड्थ होती है वो डबल हो जाती है।
ठीक है। अच्छा ठीक है जी। वीविंग के अंदर जैसे जैसे विड्थ बड़ी हो जाती है वैसे वैसे आरपीएम कम होते जाते हैं। आरपीएम होता है पिक्स पर मिनट कितनी ज्यादा लगती हैं। एक मिनट के जी अंदर कितनी पिक्स जितनी पिक्स लगेंगी इट मींस वहां से हम इंचेस में फैब्रिक निकाल लेते हैं कि एक मिनट के अंदर कितने इंचेस फैब्रिक बनेगा। तो जैसे जैसे विड्थ बड़ी होती जाएगी पिक को पिकिंग साइड से रिसीविंग साइड तक जाने के लिए टाइम ज्यादा चाहिए होता है। सही है ना। जी जितना फासला जी बढ़ता जाएगा टाइम बढ़ता जाएगा। सो अल्टीमेटली आरपीएम कम होते जाएंगे। इस पे फिर कंस्ट्रक्शन पे भी डिपेंड करता है। अब अगर मैंने 1 इंच में 10 पिक्स लगानी है तो वो कम टाइम में लगेंगी, और अगर मैंने उसी 1 इंच के अंदर 50 पिक्स लगानी है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ थिंग्स। बट अगर आप जनरली दोनों प्रोसेसेस को कंपेयर करेंगे तो निटिंग की प्रोडक्शन जो है वो हमेशा जो है वो वीविंग से ज्यादा होती है, बिकॉज वो 3 प्रिपरेटरी प्रोसेस हैं और साइजिंग और वार्पिंग अच्छा खासा टाइम लेती हैं। ठीक है। इसी तरह ड्राइंग इन भी टाइम लेती है जो हमारे पास निटिंग के अंदर नहीं है। जी 1299। थैंक यू। सर वार्प सॉरी, नीटिंग और वेट नीटिंग दोनों में सेम टाइम रिक्वायर होता है? वार्प निटिंग के अंदर बच्चे सिर्फ हमें वार्पिंग करनी पड़ती है, और वो जो वार्प निटिंग की मशीन है उसकी विड्थ वीविंग मशीन से भी कहीं ज्यादा होती है। उसके अंदर लॉन्गर विड्थ में फैब्रिक बनता है। ठीक है। सो उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है वीविंग से। जी 1270। सर हमें लगा था कि आपने ये प्रेपरेटरी प्रोसेसेस नहीं अंदर इंक्लूड करके पूछा, बल्कि सिर्फ पूछा है कि जब बनना शुरू होता है तब का। चलें कोई बात नहीं, वो जस्ट आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं था। मैंने आपको इसलिए क्लियर कर दिया। जी 1287। तो सर इस असाइनमेंट मेरा भी यही क्वेश्चन था कि अगर मतलब दोनों मशीन्स पर रेडी है, मतलब ये साइजिंग और वाइंडिंग सब कुछ होके, तो फिर कौन ज्यादा नीटिंग फास्ट होगी या वीविंग? फिर मतलब जब डिपेंड सिर्फ हो रही करेगा है। कि देन इट विल डिपेंड अपॉन दी कंस्ट्रक्शन। पिक्स पर इंच कितनी है वीविंग के अंदर, और निटिंग के अंदर स्टिच डेंसिटी कितनी है, 1 इंच के अंदर कितने लूप्स बनाने हैं हमने। मशीन डाया पे भी डिपेंड करेगा। देन इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। सर तो फिर इसका कोई आंसर ही नहीं बनता था इस क्वेश्चन का। बनता था क्या? बच्चे, बताया तो आपको यही कि पॉइंट था जनरली मेरा, मतलब सर कि दो बच्चे सर मतलब जनरली हम जनरली निटिंग का प्रोसेस इज फास्ट। निटिंग के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ठीक है। सर बट इवन आप इन बहुत जगह सारी पे चीजों को भी कंपेयर कर लेंगे तब भी निटिंग की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगी। बताया आपको कि उसके अंदर ट्यूबुलर फैब्रिक बनता है अगर वो सर्कुलर मशीन है। और ट्यूब के अंदर फैब्रिक बनाने का फायदा ये होता है कि अगर वो 30 इंच है तो उसको जब ट्यूब को ओपन करेंगे, ट्यूबुलर तो नहीं हमने बनाना ना, हमने तो फैब्रिक को सिंगल लेयर में यूज करना है। जब ट्यूब ओपन करेंगे तो वो 30 जो होता है वो 60 इंच हो जाता है। समझ लगी। जैसे सॉक्स होती है आपकी, सॉक्स को वैसे तो नहीं ना हमने यूज करना। अगर हमने उसकी टी शर्ट बनानी है तो हम उसे कट करते हैं फैब्रिक, तो वो डबल लेयर हो जाता है। जी 1296। सर ये इस असाइनमेंट से सिर्फ जो हमें ऑनेस्टली अंदाजा हुआ है ना वो ये है कि अगर हम विविंग और निटिंग को कंपेयर करने बैठते हैं तो हमारे कंसेप्ट इस कदर वीक चलते हैं कि हम किसी एक रिजल्ट पे ही नहीं पहुंच पा रहे थे। और सर ऊपर से जब हम किसी से पूछते थे तो मतलब कोई कह रहा था विविंग कोई निटिंग, लेकिन जब हमने इसका आंसर दिया तो हमने बस इस अंदाजे से दिया कि हमने प्रिपरेटरी प्रोसेसेस को अगर हम ना देखें और सिर्फ हम ऑन मशीन गोइंग पे हम मतलब इनको कंपेयर करें तो वो विविंग लग रहा था, लेकिन पता नहीं। ठीक हो गया, अब आपको क्लियर हो गया है जो आपकी कंफ्यूजन थी। और जो प्रिपरेशन इस प्रोसेस ने देखा। और सर ऐसे हमें निटिंग का आइडिया भी नहीं है ना, हमने तो सिर्फ हैंड निटिंग का ही जस्ट बच्चे सुना आपको अभी तक तो। जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। जी 1246। 1246। सर अगर हम सर उसकी बात करें मतलब तैयारी की, सर अगर हम सर्कुलर निटिंग की बजाय सर वेफ्ट निटिंग ले लें तो सर उसमें भी फिर हम सर हमें ड्राइंग करनी पड़ेगी। वैसे सर अगर हम सर वीविंग में सर अगर हम एयर जेट को सर 600 आरपीएम पे सर मतलब उसको रन करें तो सर उससे तो सर मतलब स्पीड ज्यादा नहीं हो जाएगी उससे निटिंग सर्कुलर से? सर्कुलर में निटिंग में तो सर उसने एक सर धागे ने मतलब पूरा उसने निकालना होता है चक्कर, लेकिन सर इसमें तो सर 2 मतलब धागे यूज हो रहे हैं वीविंग में, सर वो बच्चे स्पीड फास्ट नहीं हो जाएगी? नहीं होगी, मेरी बात सुनो। जो सर्कुलर निटिंग है बच्चे, उसके अंदर मशीन अपना एक सर्कल लेती है ना,
मशीन ने एक जगह, अगर हम एक सर्कल है, ठीक है, और उसके ऊपर हम किसी एक पॉइंट के ऊपर मार्क कर लें कि ये निशान लग गया है, अब ये पॉइंट घूम के दोबारा वापस इसी पॉइंट पे जब आना है ना, तो हमारे पास पीछे एक चीज और होती है, वो आगे चल के पढ़ेंगे, उसे फीडर कहते हैं। फीडर्स होते हैं कि कितने धागे एक टाइम में आ रहे हैं ना, मशीन के ऊपर एक धागा तो नहीं लगा होता, मशीन के ऊपर तो मल्टीपल यार्न्स लगे होते हैं, ठीक है, जी निटिंग की सर। मशीन पर भी। जब वो एक चक्कर लेती है ना, तो उतनी कोर्सेज उसके अंदर लग जाती हैं, उतना फैब्रिक बन जाता है, कोर्स फैब्रिक बनाती है ना, जी सर। कोर्स लगती है। और फिर तो अगर मेरे पास, और ये काफी ज्यादा फीडर्स होते हैं, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल जो लैब में पड़ी है उसके ऊपर 96 फीडर्स हैं, 96 कोर्सेज एक रेवोल्यूशन में लग जाती हैं, समझ लगी? जी सर। तो 96 कोर्सेज मींस अब उसे इंचेस में निकालेंगे तो वो काफी सारे इंचेस बन जाएंगे, कि वो इंचेस में डिपेंड करेगा कि स्टिच लेंथ कितनी है, उसके अंदर हमने लूप की लेंथ कितनी ली है, फिर स्टिच लेंथ कितनी है, तो वहां से नंबर इंचेस में निकल आएगा फैब्रिक। तो आप जी किसी भी तरीके से कंपेयर करेंगे तो निटिंग की प्रोडक्शन ज्यादा ही होगी, समझ लगी इस बात की? जी सर। अनटिल अनलेस तो कोई बहुत अबनॉर्मेलिटी ना आ जाए, ऑन एवरेज, इवन अबव एवरेज निटिंग की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। जी सर। अब लेक्चर स्टार्ट करें। जी सर। जी सर। ओके, अच्छा, आज हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है। आज हमने वेफ्ट निटिंग की जो है सर्कुलर मशीन, उसको देखना है कि वो किस तरह की होती है, उसमें पार्ट्स कौन से होते हैं और कैसे वो सारा चलता है। सो सबसे पहले जो है हमारे पास मशीन के अंदर, काइंडली अपना म्यूट कर लें, माइक्स अपने म्यूट कर लें। अच्छा, सो निटिंग एलिमेंट्स में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। निटिंग करने के लिए मशीन के ऊपर हमें तीन बेसिक चीज़ें चाहिए। फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो नीडल है, जिसे हम कहते हैं डेट इज़ द प्रिंसिपल निटिंग एलिमेंट। नीडल नहीं होगी तो निटिंग नहीं होगी, सो नीडल सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकेंड एंड थर्ड जो है वो हमारे पास सिंकर और कैम्स हैं। सिंकर और कैम ये दोनों जो हैं, ये नीडल को, जो निटिंग प्रोसेस है उसमें हेल्प आउट करते हैं। कैम की मदद से नीडल की मूवमेंट होती है, और सिंकर की मदद से हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो जो नीडल लूप बना रही होती है और फिर इंटरलूपिंग कर रही होती है, ठीक है। काइंडली अपने माइक ऑफ कर लें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास से आप लोगों से ये परमिशन भी ले लूंगा कि आप लोग सर माइक ये ऑन कर सिंकर सकें। क्या होता है? मैं बताता हूँ आगे चल के। हम पहले नीडल को देखेंगे, देन सेकंड सिंकर है, एंड थर्ड इज कैम्प। एक एक करके हम तीनों को देखेंगे कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं, ठीक है। अभी तो आपने याद रखना है कि निटिंग करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, नीडल, सिंकर एंड कैम्प। और नीडल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल निटिंग एलिमेंट है, नीडल नहीं होगी तो निटिंग नहीं होगी। विदाउट सिंकर निटिंग हो जाती है, विदाउट कैम्प निटिंग हो जाती है। आप लोगों ने देखा जो हैंड निटिंग होती है हमारे पास, नीडल निटिंग, वो उसके साथ ही होती है विदाउट कैम्प, उसमें सिर्फ नीडल चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा, नीडल की टाइप्स हैं तीन तरह की। लैच नीडल, सर आपकी ना स्क्रीन शो नहीं हो रही। सबको नहीं शो हो रही या आपको नहीं सर शो हो हो रही? रही है। हो रही है, सर हो तो रही है। आपके एंड पे। नहीं मुझे भी नहीं हो रही। सर हो रही है। आप लोग का इंटरनेट का इशू होगा, कहीं ऐसी जगह बैठो जहाँ इंटरनेट सही आ रहा हो, फिर सही आएगा। ठीक हो गया, ओके ओके। हो रही है कभी नहीं हो रही। That is due to your internet connectivity, ठीक है। अच्छा, नीडल्स जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। Before that, if I can show you a video of knitting machine. One second. Come to 021. Okay. अच्छा, आपको ये वीडियो शेयर हो रही है अब आप लोगों के साथ?
Yes, sir. Yes, अब मेरी बात सुनिएगा और अपने माइक्स ऑफ रखिएगा। मैं इस वीडियो को साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये हमारे पास सर्कुलर निटिंग मशीन है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे हम कॉन्स लगा देते हैं। इस प्रोसेस को कॉन्स को लगाने को हम कहते हैं क्रीलिंग। दो तरह की क्रील्स होती हैं, एक जैसे मशीन के ऊपर लगी हुई है और एक आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी जहाँ पे ये साइड पे लगी हुई है, ठीक है। मशीन के बिल्कुल साइड के साथ रखी होती है हमने। जब आप लोग लैब में आएंगे तो आप लोगों को नजर आ जाएंगी दोनों तरह की। सो अब यहाँ से यान ने आना है और मशीन ने रोटेट करना है और हमारे पास जो फैब्रिक है उसने बनना स्टार्ट हो जाना है। ये जो अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये साइड एंड क्रील है। इसके अंदर जो है वो कौन जो हम मशीन की साइड पे लगाई हुई है, मशीन के ऊपर नहीं लगाई हुई। सो हम यहाँ पे कौन लगा देते हैं जी। मशीन के ऊपर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? टॉप एंड क्रील। ये टेक्निकलिटी सारी नाम बाद में बता दूंगा, नोट्स के अंदर भी है, ठीक है, परेशान नहीं होना। ये जो आपके पास यहाँ पे आपको कर्सर नजर आ रहा है मेरा, ये सिर्फ वीडियो नजर आ रही है? सर कर्सर सर क्या आ है? रहे हैं। अच्छा, सर आ रहा है, तो थोड़ा आ रहा है। ओके ओके सर आ रहा है। तो ये वाला जो आ रहा है क्वेश्चन सर। है, ओ बस यार बस। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम कहते हैं फीडर, ठीक है। यान यहाँ से उतर के डिफरेंट पाइप्स के थ्रू यहाँ पे आता है और ये फीडर जितने लगे होते हैं उतनी दफा एक दफा मशीन रोटेट करती है तो उतनी कोर्सेज हमारे पास जो है वो फैब्रिक के अंदर लग जाती हैं। और कोर्सेज आपको पता है कोर्सेज लगती हैं, एक कोर्स लगेगी तो इट मींस फैब्रिक का एक पोर्शन बन गया, वो फैब्रिक का पार्ट बन गया। फिर उसके ऊपर दूसरी कोर्स, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर फोर्थ, तो ऐसे ही फैब्रिक बनता जाता है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। ये यान का पाथ शो कर रहा है कि कौन के ऊपर से धागा कहाँ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट तरह के गाइड्स लगे होते हैं। गाइड्स क्या करते हैं, यान को रास्ता बताते हैं कि आपने नेक्स्ट कहाँ जाना है, ठीक है। और एक यान को दूसरे यान से इंटेंगल होने से भी रोकते हैं, ठीक है। काइंडली माइक ऑफ कर लें। ये जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा था अभी, अगर ये आप देखें, दैट आर द फीडर्स। ये धागा आया कौन से उतर के, और यहाँ पे ये वाला जो आपको ब्लू कलर के धागा जहाँ पे लपेटा हुआ नजर आ रहा है, दैट इज सिंगल फीडर। यहाँ से धागा जो है वो फिर नीडल्स को जो है वो सप्लाई होता है। ये हमारा, ये जो अब आपको चीज नजर आ रही है, ये यहाँ पे नीडल्स लगी हुई है, ये जो वी शेप बन रही है ये नीडल्स हैं, ठीक है। और नीचे इसके फैब्रिक बन रहा है जिसको हम नीचे रोलर होता है उसके ऊपर वाइंड कर लेते हैं। तो मशीन रोटेट कर रही है सर्कल में, और रोटेट करने की वजह से फोर्सेस लगती हैं और फोर्सेस लगने की वजह से हमारे पास फैब्रिक बनता है जी। ये स्लो मोशन में जी। सर फीडर का फंक्शन ये है कि वो धागा सप्लाई करता है। जी बिल्कुल, फीडर फीड से आया है, फीड करता है ठीक है, धागा टू नीडल, ठीक है। ठीक है इस सर। वजह से उसका जी नाम सर। फीडर है। ये स्लो मोशन में नीडल की मूवमेंट दिखा रहा है। ये मशीन इतनी स्लो चल नहीं रही होती जितनी यहाँ पे नजर आ रही है। तो नीडल ऊपर जा रही है, धागा लेके आती है फीडर से और फिर अपनी पोजीशन पे नीचे चली जाती है और लूप बनाती है। और ये देखें, ये ट्यूब में फैब्रिक बन रहा है और फिर नीचे क्लॉथ रोलर है जिसके ऊपर फैब्रिक बाइंड हो रहा है। और इसी ट्यूबलर फैब्रिक को हम दरमियान में से कट करते हैं और इसको ओपन विड्थ में कर लेते हैं। तो ये जितना भी इसका डाया होगा ये डबल हो जाता है फैब्रिक। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर हमारी 96 कोन्स जैसे आप बता रहे हैं लगी होती हैं, तो वो हम्म। 96 का जो एक यान होगा वो एक रेवोल्यूशन में एक वो बनाएगा, वन न्यू लूप बनाएगा नेक्स्ट रेवोल्यूशन में। वो तो जो पहले वाले 96 होंगे वो ओल्ड लूप बन जाएंगे, 96 जी ओल्ड लूप बिल्कुल, होंगे। ये बिल्कुल ऐसे हर धागा एक कोर्स बनाएगा, ठीक है। हर यस सर। यान एक कोर्स बनाता है। तो एक दफा जब मशीन ने एक रेवोल्यूशन लेनी है ना, एक दफा 360 पे घूम के आना है,
तो ओके उसने सर 96 कोर्सेज 96 डिफरेंट के अंदर लगा दी, ठीक है। यस सर फिर अगली रेवोल्यूशन पे 96 अगली लग जानी है। तो और मशीन जो है वो 1 मिनट के अंदर एक रेवोल्यूशन नहीं ले रही होती, एक से ज्यादा रेवोल्यूशन ले रही होती है। ओके सर ये नीडल का एक्शन शो कर रहा है आपको। नीडल ऊपर से फीडर से धागा लेके आती है, नीचे जाती है। ये फिर डिफरेंट इसके प्रोसेसेस हैं, वो हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है, कि वो नीडल करती क्या है। इससे पहले ये जो चीज अभी आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं नीडल बेड। नीडल बेड का मतलब ये है कि वो जगह जहाँ पे हमने नीडल्स को फिक्स करना है, नीडल्स को लगाना कहाँ पे है, ठीक है। सो ये नीडल बेड है, इसके अंदर जगह बनी होती है जहाँ पे हम नीडल्स को फिक्स कर देते हैं। ओके, इसको आके वापस देखते हैं, ये क्या है। ये नीडल है, नीडल की शेप देख लीजिएगा कि ये नीडल्स लगी हुई हैं बेड के ऊपर, और ये सिंगल नीडल दिखा रहा है कि किस तरह की होती है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे ऊपर हुक है, फिर हमारे पास इसका लैच है जिसे स्पून भी कहते हैं, रिवट के साथ ही अटैच है। रिवट ऐसे ही है जैसे आपका डोर होता है ना, वो एक पॉइंट के ऊपर हमने अटैच किया होता है और उसी पॉइंट पे उसे दरवाजा खोलते हैं और बंद करते हैं तो वो उस पॉइंट पे घूम जाता है, ठीक है, पूरी अपनी रोटेशन उस पिवट पॉइंट कौन पे ले। सा सर सेकंड पार्ट का नेम क्या है? लैच या स्पून कहते हैं वजह से। ये नोट्स सर के फिर अंदर है, ये जो हेल्प नोट्स करता है लैब को मूव करने में। जी, ये ऐसे ही है। लैच इस पॉइंट के ऊपर ऊपर जाके हुक को बंद भी कर सकता है और नीचे आके खुल भी सकता है। ये जो आपको अभी पोजीशन नजर आ रही है, ये दैट इज इट्स डाउन पोजीशन। ये पूरे का पूरा लैच ओपन है, इस तरह समझ लें कि दरवाजा खुला हुआ है। जब हम दरवाजा बंद करेंगे तो ये लैच ऊपर जाके हुक के साथ अटैच हो जाएगा और हुक क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यस सर यस सर। यस सर। अच्छा, इसकी ये जो शेप है ना, अगर आप ये देखें, ये इसके नीचे कुछ जगह बनी हुई है और ये फिर नीचे को आता है, ये ऐसे ही है जैसे आपका स्पून होता है। ये जगह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये ऐसा क्यों बना हुआ है। ये आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये इसकी शेप इस तरह की क्यों है। ये ऊपर जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ये आपने इसकी मूवमेंट देखी है। यस सर। ये लैच यहाँ से ऊपर मूव करेगा और ये हुक को क्लोज कर देगा, ठीक है। इस पोजीशन पे जाएगा ये, और अब इसको प्ले करूंगा तो ये फिर वापस आ जाएगा। तो ये इसको, देन ये इसकी बट है। बट ऑफ द नीडल जो है ये कैम के अंदर रोटेट करती है और कैम इसको पाथ देती है और फिर ये रोटेट करती है। चीजें आप, मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ लग रही होंगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऐसा करके एक चीजों को देखते हैं तो फिर समझ लग जाएगी। अभी हमने सिर्फ नीडल के पार्ट्स देखे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ दोबारा जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर करने लगा। वहीं पे चले जाएं। ओके, सो फर्स्ट नीडल जो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं लैच नीडल। लैच नीडल की एक हुक होती है ऊपर, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे। ओके, ये हमारे पास इसकी हुक है, ठीक है। देन हमारे पास इसका ये लैच है, या जिसे स्पून कहते हैं, और ये लैच जो है ये रोटेट कर सकता है ऑल द वे अप, ठीक है, और ये हुक को क्लोज कर देगा। इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे ये अटैच होता है नीडल के साथ, उसको रिवर्ट कहते हैं। फिर नीडल का एक स्टेम होता है। स्टेम इज द लेंथ ऑफ द नीडल, ये नीडल कितनी लंबी है, ये कितनी छोटी है। नीडल डिफरेंट लेंथ्स में आती है, हर नीडल की लेंथ एक जैसी नहीं होती, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हम नीडल को चला कहाँ पे रहे हैं। डिफरेंट लेंथ ऑफ द नीडल्स को डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट मशीन की डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, उसकी वजह से हम डिफरेंट लेंथ्स में नीडल आती हैं। इसी तरह हमारे पास फिर नंबर 8 पे ये जो बट है, डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इस बट ने कैम के पाथ के अंदर चलना है, ठीक है। कैम इसी तरह है, समझ लें कि आप रोड है, जिस तरह ये जो आपकी गाड़ी है उसने रोड के ऊपर चलना है। सो ये बट जो है ये रोड के ऊपर चलेगा और रोड से नीचे उतरेगा तो नीडल जो है वो टूट जाएगी।
समझ लगी? लैच नीडल को हम कहते हैं दैट इज अ सेल्फ। इसकी समझ नहीं लगी। इसकी समझ नहीं लगी? आगे चल के कैम दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है? कि कैम क्या होती है। सर ये लैच ब्लेड क्या है? लैच ब्लेड, जी। लैच ब्लेड एंड लैच स्पून दोनों सेम चीजें हैं। वो जो हमारा एक छोटा सा पार्ट है जो ऊपर जाके हुक को बंद कर रहा है और हुक को ओपन कर रहा है, ठीक है, उसको हम लैच कह रहे हैं। ज्यादा डिटेल में ना जाएंगे, एक्चुअली इंजीनियरिंग वालों के लिए उसके मजीद पार्ट्स जो हैं वो बताए हुए हैं। तो आपको बस इतना याद करना है कि हुक होती है, एक लैच होता है, एक बट होती है, 3 पार्ट्स हैं, और चौथी स्टेम है जो लेंथ डिफरेंट हो सकती है, स्टेम की लेंथ वेरी कर सकती है। अच्छा, लैच नीडल जो है इसको कहते हैं हम सेल्फ एक्टिंग नीडल। सेल्फ एक्टिंग का मतलब ये है कि ये जो इसका लैच है ना, ये खुद ही बंद हो जाता है, खुद ही ओपन हो जाता है। इसके लिए हमें को बाहर से फोर्स नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा मैकेनिकल पार्ट नहीं चाहिए हमें इसको ओपन और क्लोज करवाने के लिए। समझ लगी बात की? कि ये जो लैच ने ऊपर जाना है और नीचे आना है, ये हम विद दी हेल्प ऑफ दी यान कर लेते हैं। हमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए, इसको कोई हाथ से ऊपर नीचे नहीं करना, या कोई मशीन का पार्ट नहीं चाहिए जो इस लैच को क्लिक करके नीचे लेके आए फिर क्लिक करके ऊपर लेके जाए, ठीक है? ये जब हम इसके अंदर ये बताएंगे कि यान के साथ इसको कैसे अटैच करना है, यान नीडल के अंदर कैसे आता है, तो आपको समझ लग जाएगी कि ये लैच ओपन कैसे होता है और ये लैच क्लोज कैसे हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ एक्टिंग, ठीक है? कोर्सर इन डायमेंशन, थोड़ी सी ये थिक होती है नीडल इन कंपैरिजन टू द टू अदर टाइप्स ऑफ द नीडल्स। एक्सपेंसिव भी होती है ड्यू टू द लैच। ये जो लैच है ये एक्चुअली जब आप लैब में आएंगे और नीडल एक्चुअल देखेंगे तो ये बहुत छोटा सा माइक्रो किस्म का ये नीडल है और माइक्रो किस्म का ये इसका लैच है, ठीक है? और ये जो इसका स्विमिंग एक्शन है ये फिलामेंट यान्स जो हैं उनको डैमेज कर सकता है। फिलामेंट यान याद है? यस तो सर, लॉन्ग यान। हाँ, जिसके अंदर एक स्टेपल लेंथ वाले होते हैं और एक फिलामेंट वाले जो लॉन्ग लेंथ में चलते हैं। तो फिलामेंट्स जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं इस नीडल से। जो हमारे पास स्टेपल लेंथ वाले यान होते हैं वो डैमेज नहीं होते। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये नीडल हम लोग मशीन वीविंग में यूज करते हैं ना, हैंड नीटिंग में तो ये यूज नहीं ना होती। बच्चे अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो हम मशीन लेवल पे कर रहे हैं, अभी हम हैंड वाली की कोई बात नहीं कर रहे। ये जितना भी अब हम पढ़ रहे हैं ना, वार्प नीटिंग और वेफ्ट नीटिंग, ये सारी की सारी मशीन लेवल पे बातें हैं, ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ नीडल को आपको ये शो कराने लगा हूँ कि ये कैसे इसमें बनती है, इसकी लूप कैसे बनती है और नीडल एक्शन कैसे होता है, ठीक है? अच्छा, अब नीडल की कुछ मूवमेंट्स हैं, पोजीशंस हैं। नीडल एट रेस्ट है और एक लूप हमने कहा है कि इसके अंदर बना हुआ है, एंगेज है, ठीक है? इसकी आपने ये पोजीशन नोट करनी है, इम्पोर्टेंट। लैच ओपन है हमारे पास, लूप जो है वो हमारे पास लैच के ऊपर है, और जो हमारी नीडल है वो एट रेस्ट है। इट मीन्स कि ये अपने जो इसका बेस लाइन है जो इसकी उसके ऊपर ये रेस्ट कर रही है। अब ये नीडल मूवमेंट स्टार्ट करेगी टुवर्ड्स अपवर्ड। नीडल ऊपर मूवमेंट शुरू करती है तो एक सेकंड स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं क्लियरिंग। क्लियरिंग का मतलब है कि जो लूप नीडल की हुक के अंदर था उसने उसे क्लियर कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो पर्पल कलर का लूप था, ये नीडल इतनी ऊपर चली गई है कि ये इसमें से बाहर आ गया, लैच भी ऊपर चला गया, हुक भी ऊपर चला गया, और ये नीडल से बाहर आ गया इसके। दैट इज व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड क्लियरिंग। रेस्ट से क्लियरिंग में जाने के लिए नीडल क्या कर रही है? नीडल ऊपर मूव कर रही है, ठीक है? और उसके ऊपर मूव करने की वजह से जो लूप उसके हुक के अंदर था वो वहां से नीचे आ गया, एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड इट क्लियरिंग, ठीक है? थर्ड स्टेप पे क्या होना है? ऊपर से यान फीड होगा। अब न्यू यान फीड हो रहा है। जो पर्पल कलर है दैट इज द ओल्ड लूप, ग्रीन जो है दैट इज द न्यू यान जो कि न्यू लूप बनाएगा। जब नीडल डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करती है तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये धागा जो था पर्पल वाला यान, ये लैच के नीचे आया
और इसने लैच को फोर्स करना स्टार्ट किया कि ये ऊपर जाना शुरू कर दे, ठीक है। वो जो स्पून शेप थी उसकी वजह से जो ओल्ड लूप है वो उसके नीचे एंगेज हो जाता है, ठीक है। और फिर अब जब नीडल मजीद नीचे जाना शुरू करेगी तो यार्न रिसीव हो गया, लैच क्लोज हो गया और न्यू लूप बन गया, ठीक है। अब इसके बाद कास्ट ऑफ या नॉक ओवर होना है, उसमें क्या होगा कि न्यू लूप जो है वो ओल्ड लूप में से पास हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ये इंटरलूपिंग हो गई है। और यहीं पे फेस लूप और बैक लूप बनता है। अगर हम इसे ऊपर से नीचे खींचेंगे तो ये फेस लूप बनेगा, और अगर हम एक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके अंदर ये हमारे पास बैक लूप बनाता है। वो जब नीडल बेड को देखेंगे तो तब आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ये जो पर्पल वाली लूप्स हैं इनको क्लॉथ रोलर खींच लेता है अपने ऊपर और ये फैब्रिक का पार्ट बन जाते हैं। अब ग्रीन जो है ये न्यू लूप था, अगली दफा ये ओल्ड लूप हो जाएगा, ये पर्पल वाले लूप का पार्ट प्ले करेगा और फिर अगली दफा नया धागा आ जाएगा। जितनी नीचे खींचेंगे, इस नीडल को जितना नीचे लेके जाएंगे उतनी ज्यादा लूप की लेंथ इसके अंदर एंगेज होगी। तो ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे हम स्टिच लेंथ कंट्रोल कर रहे हैं। हम नीडल को बताते हैं कि नीडल ने कितना नीचे जाना है, जितना नीचे जाएगा उतना ज्यादा धागा एंगेज करेगा, उतनी ज्यादा लूप लेंथ जो है वो इसके अंदर आती जाएगी। जितना कम खींचेंगे नीचे लेके जाएंगे उतना कम धागा एंगेज होगा। तो ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे हमने स्टिच लेंथ को कंट्रोल किया। एंड दैट्स इट, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब मुझे पता है बहुत सारी कंफ्यूजन होनी है, सो मुझे बताएं कि क्या मसला है। सर जी सर जो इसका अपवर्ड मोशन है वो क्लियरिंग के लिए, मतलब वो वहां से फीड भी कर रहा है और वो जो पुराना वाला है उसे क्लियर कर रहा है, मतलब जी ताकि वो दोबारा से क्रैप ना करे। और जब वो नीचे आ रहा है तो हम लूप की लेंथ डिफाइन कर रहे हैं, वो कितनी उसकी स्टिच लेंथ आती है। जी बिल्कुल, आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर की है। सो दीज आर द पोजीशंस ऑफ द नीडल। सबसे पहले रेस्ट इन, यहाँ पे वो रेस्ट कर रही है, ये उसकी बेस लाइन होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर सकूं, दैट इज द बेस लाइन। यहाँ से ऊपर उसने मूव करना स्टार्ट करना है। नीडल ऊपर मूव करना स्टार्ट करती है तो लूप क्लियर कर जाता है लैच को। जब लैच से क्लियर कर लेगा स्टेम में आ जाएगा, तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड क्लियरिंग। और यहाँ पे नीडल अपनी टॉप मोस्ट हाइट पे होती है, इससे ऊपर नहीं जाती। सो ये दो लाइंस हैं जिनके इन बिटवीन नीडल ने रहना है, इतनी ऊपर जाना है और इतना नीचे आना है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट एंड मिनिमम हाइट इन दोनों के दरमियान में रहती है। मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो क्लियरिंग पोजीशन हो जाएगी, जो लूप है वो स्टेम में आ जाता है, पास हुक हो जाता है। फिर नीडल डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करती है तो न्यू यार्न एंगेज करती है, नीचे आना स्टार्ट करती है तो जो ओल्ड लूप होता है वो लैच के नीचे एंगेज हो जाता है। दैट इज ड्यू टू द शेप ऑफ द लैच, और वो नीचे से उसको फोर्स करता है कि वो ऊपर को जाए, और ऊपर को जाता है तो लैच को क्लोज करता है नॉक ओवर पोजीशन में। और यहाँ पे इंटरलूपिंग हो रही है, न्यू लूप ओल्ड लूप में से पास हो रहा है, और फिर जितना लूप को पुल करेंगे डाउनवर्ड उतनी वो लेंथ ऊपर से खींच लेगा यार्न फीडर से। जितनी ज्यादा लेंथ खींचेगा उतनी लूप की लेंथ या स्टिच लेंथ बड़ी होती जाएगी। ये हम डिसाइड करते हैं, ये कैम लगाते हैं यहाँ पे जो बताती है कि नीडल ने कितना नीचे जाना है। जी इसके अलावा और कोई सवाल? तो सबको क्लियर हो गया है ये बात? सर ये जो मोशन है इसका जी सर। जी ये जो मोशन है, जो सर ये पार्ट वाला मोशन है वो हमारा कैम के अंदर परफॉर्म कर रहा है, वो मतलब कैम होल्डर है बेसिकली। कैम बताता हूँ क्या या वो लिमिटर है। ये देखें, ये जो आपको अब शेप नजर आ रही है डेट इज कैम, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपको नजर आए, ये कैम है। कैम के अंदर ये स्टील का एक पार्ट है, और बहुत ही हार्ड किस्म का स्टील है, वैसा स्टील जैसा आपके गाड़ियों के या मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर यूज होता है, रिंग पिस्टन वाला स्टील, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लग रही होती है। अब ये पाथ बना हुआ है। सर ये कैम क्या बता रहे हैं? कैम इस पार्ट, ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ना, इस पार्ट का नाम है कैम, ठीक है।
ये कैम का बेसिक पर्पस क्या होता है, इसका ये होता है कि ये कहीं पे भी रोटेटरी मोशन को कन्वर्ट करती है अप एंड डाउन मोशन में, अप एंड डाउन में या टू एंड टू मोशन में, ठीक है, ऊपर नीचे या आगे पीछे। आपको पता है ना, आप लोगों ने अगर याद करें मोटर, इंडक्शन मोटर या पंप, इस तरह की चीजें पढ़ी है ना फिजिक्स में के अंदर, वो मैट्रिक एफएससी के अंदर, ठीक है। यस सर। हम डिटेल में नहीं जा रहे। एक बेसिक चीज होती है वो ये कि हम किसी भी रोटेटरी मोशन को, घूमने वाली मोशन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी फॉर्म ऑफ मोशन में, ठीक है। अप एंड डाउन मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, टू एंड फ्रो आगे और पीछे वाली मोशन में उसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिकल पार्ट लगाना पड़ता है। मोटर तो घूमती है लेकिन उससे हम डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वो रोटेटरी मोशन होती है लेकिन हम उससे अपनी मर्जी की मोशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो कैम है जी सर, लेकिन ये जो कैम है इनके सर जो शेप है वो सर चेंज है, एक मतलब वी शेप में है और एक जो है वो स्पाइरल और एक बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये रोटेशन के हिसाब से हम चेंज करते हैं इसके पीसेस। वो मैं बताता हूँ शेप क्यों चेंज है। अभी मैं पहली बात सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैम का पर्पस क्या होता है। कैम इसलिए हमने लगाई है कि ये मशीन की रोटेटरी मोशन को, जो सर्कुलर मोशन है, उसको कन्वर्ट कर रही है अप एंड डाउन मोशन ऑफ दी नीडल। नीडल किस तरह मूव कर रही है, दो ही मूवमेंट है ना उसकी, टॉप मोस्ट हाइट पे जाती है और डाउनवर्ड आती है, अप जाती है एंड डाउन जाती है। सो मशीन तो हमारी रोटेट कर रही है सर्कल में, मेन मोटर जो है वो पावर दे रही है मशीन को, मशीन रोटेट कर रही है, लेकिन नीडल अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही है। तो हमने उसी मोशन को कन्वर्ट कर लिया है अप एंड डाउन मूवमेंट में। ये जो पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दैट इज कन्वर्टिंग दैट रोटेटरी मोशन इनटू अप एंड डाउन मोशन। पहली बात, ओके, कि कैम का पर्पस क्या है। अब सेकंड चीज कि इसकी शेप डिफरेंट है। ये जो शेप डिफरेंट है ना, एक्चुअली दैट इज डिफाइनिंग द हाइट ऑफ द नीडल, कि नीडल ने कितनी हाइट तक जाना है, नीडल ने कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे आना है। ये जो आपको वी शेप नजर आ रही है, एट दिस पॉइंट नीडल अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाती है और नीडल क्लियरिंग पोजीशन पे होती है। यहां से अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है रेस्टिंग का। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर नीडल रेस्ट पे है, फिर यहाँ से वो अपवर्ड स्टार्ट करना शुरू करती है, यहाँ पे जाती है तो क्लियरिंग हो जाती है, फिर नीचे आना स्टार्ट करती है, तो यहाँ पे हमारे पास उसके पास न्यू यार्न फीड होता है, न्यू लूप बनती है और नीचे आती है, यहाँ पे कास्ट ऑफ होता है और फिर और नीचे आती है, तो हमारे पास लूप की स्टिच लेंथ जो है वो डिफाइन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से एक वी में ऊपर जाना है और वी से नीचे आना है, तो पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो 5 पोजीशंस वो कंप्लीट हो जानी है। ये जो बाकी दो तरह की हैं, सेकंड दिस एंड थर्ड दिस, ये बताता हूँ आगे चल के कि ये वाली कैम्स कहाँ यूज करते हैं। अभी सिर्फ इस वाली की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होना है और यहाँ पे एंड होना है और 5 पोजीशंस क्लियर हो जानी है, नया लूप बनना है और पुराने लूप में से उसमें पास हो जाना है, ठीक है। तो सर आपने तो कहा था कि नीडल नीटिंग में कैम इतना जरूरी नहीं होता, तो अगर कैम ना हो तो फिर उसके बेटा मैंने ये कोई नहीं कहा था, ना ना ना, मैंने ये नहीं कहा कि जरूरी नहीं होता। मैंने कहा ये 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं। नीडल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे प्रिंसिपल निटिंग एलिमेंट कहते हैं। इसके बगैर किसी किस्म की भी निटिंग जो है वो इसके बगैर मुमकिन नहीं है। आगे चल के देखेंगे कि फिंगर निटिंग और हैंड निटिंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन नीडल्स इंपॉर्टेंट है। मशीन के अंदर बात करें तो ये 3 पार्ट्स चाहिए, लाजमी चाहिए, ठीक है। सर ये जो आपको पाथ नजर आ, एक सेकंड, एक बात कंप्लीट कर, ये जो पाथ नजर आ रहा है ना आपको, ये देखें, ये इसके अंदर रास्ता बना हुआ है, ठीक है, एक किस्म की ग्रूव बनी हुई है। वो जो नीडल का बट है ना, वो इस ग्रूव के अंदर रोटेट करता है, तो ये पाथ उसे बताता है कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। वो नीडल का जो बट, इस तरह की नीडल बनी हुई थी और यहाँ नीचे आके एक बट बाहर को आता था, ये बट इसके अंदर रोटेट करता है, तो ये पाथ उसको बताता है कि नीडल ने कहाँ जाना है, ठीक है। अच्छा आप बताएं जी। सर ये जहाँ पे आपने ये कहा था ना कि जो कैम है वो नीडल की हाइट डिफाइन करता है, उसके बाद ना आपकी आवाज़ नहीं मुझे क्लियरली आई, वो रिपीट कीजिएगा प्लीज़। नीडल की हाइट डिफाइन करता है, इसके बाद मैंने क्या कहा था, इसके बाद मैंने ये कहा था कि वो कैम की डिफरेंट शेप्स हैं और वो डिफरेंट जगह पे यूज होती हैं, वो बाद में बताता हूँ। सेकंड एंड थर्ड की बात की थी, इसमें ये कहा था कि यहाँ से
ऊपर जाना है और नीचे आना है। ये जो एक नीडल कैम बनी हुई है तो इसके अंदर वो 5 पोजीशंस जो हमने आगे चल के देखी हैं वो हमारे पास कंप्लीट हो जाती हैं। ये वाली यहाँ से रन इन से लेके लूप पुलिंग तक, वो जो एक इस तरह की वी शेप बनी हुई है उसके अंदर ये 5 पोजीशंस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है सर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? जी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। सर ये वी शेप वाले की समझ नहीं आ रही। सर ऊपर लिखा होता मैं है, बताता लिखा हूँ, नहीं। 1 सेकंड। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। सर मुझे कैम जी। की समझ नहीं आ रही। मैं 1 सेकंड, मुझे मैं आपको जब वीडियो में दिखाता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं तो आप लोगों को समझ लग जाएगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये वीडियो नजर आ रही है आप लोगों को? नो सर नो सर वीडियो नहीं नजर आ रही। नो सर नहीं सर वीडियो नहीं है। अच्छा अभी नहीं नजर आ रही? स्लाइड्स है। नो सर नहीं नो सर सर नो नो सर अभी भी नहीं है। सर स्लाइड्स अब आइए। सर आ अब गई। स्टार्ट हुई है। सर आ गई। आ गई है। अच्छा ये देखें अब आ रही है सर। ये यहाँ पे देख रहे हैं कि नीडल अप जा रही है और फिर डाउन आ रही है। ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जा रही है यहाँ पे वो क्लियरिंग करके नया धागा लेके नीचे आ रही है और फिर वो अपना लूप पुलिंग करके इंटरलूपिंग करके तो वो आगे फिर दूसरी दफा फिर नया लूप बनाने के लिए तैयार हो जाती है। ये जहाँ से नीचे जाके ऊपर आ रही, ये कैम्स हैं। ठीक है, ये नीडल का बट है जो इस कैम ट्रैक के अंदर, इसको कहते हैं कैम ट्रैक। इस कैम ट्रैक के अंदर इसने मूव करना है। ये जहां जहां इसको लेके जाएगा नीडल वहां वहां जाती जाएगी। समझ लगी? सर कैंप वीडियो मूव ही नहीं सर कर रही। वीडियो स्टक हो गई है। सर आपकी बात अच्छा समझ नहीं आई हो गई थी। सेकंड मैं कह रहा हूँ, ये जब आप लोगों के पास चलना स्टार्ट हो जाए तो तब मुझे बता दें। एक्चुअली कुछ इंटरनेट का भी इशू आ रहा है आज यूनिवर्सिटी में। सर चल रही है। सर ये एनिमेशन से ज्यादा सही समझ आ रहा है बजाय उसके। अच्छा आप देखें, अब वीडियो प्ले हो रही है? नो सर नो सर। जी हो रही है। यस सर हो रही यस है। सर हो रही है। सर हो रही है। ये नीडल का बट है बेटा जो इस कैम ट्रैक के अंदर रोटेट कर रहा है। नहीं हमने सर ये शो नहीं कैम्स हो रही। लगाई हुई हैं जो नीडल को बताता है कि आपने किधर किधर जाना है। अगर नहीं शो हो रही तो बच्चे इसे रिकॉर्डिंग को देखिएगा तो वहां पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब ड्यू टू नहीं सर इंटरनेट ये सर नीडल की लेंथ अच्छा ये देखें, अब नीडल क्या कर रहा था, ये डिफरेंट तरह की कैम्स हैं जो हमने उसको बताई हैं, एक साथ लगाई हैं और फिर वो उसकी बता रहा है। यहाँ से रन इन करके जाना है, यहाँ पे क्लियरिंग होनी है मैक्सिमम हाइट पे, क्लियरिंग के बाद फीडिंग होगी यहाँ पे और उसके बाद उसने नीचे आना है, यहाँ पे नॉक ओवर करेगा, लूप पुलिंग होगी और फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा रेस्टिंग पे और फिर वही प्रोसेस शुरू वाला रेस्टिंग वाला दोबारा स्टार्ट होगा और फिर वो ऊपर जाएगा, क्लियरिंग करेगा, नॉक ओवर करेगा, लूप पुलिंग करेगा और फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ लगी कि सर नहीं? यस जी यस सर सर यस अगर सर मतलब यस सर अब लग गई है समझ। सर जी जी सर नोट्स की वीडियो भी हमारी फाइल्स में अपलोड कर दीजिएगा। मैं कर दूंगा। मुझे अभी सिर्फ ये बताएं कि आप लोगों को इस बात की समझ लगी कि नीडल मूवमेंट कैसे कर रही है और कैम अपना क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। नीडल के यस कुछ सर पार्ट थे समझ हमने गया। कहा, यस सर आ गई। जी सर ये यस समझ आ सर। गया। मैं दोबारा रिपीट सर कर रहा जहाँ हूँ। पे नीडल लूपिंग होती है सर वहीं पे स्टिच लेंथ की साइड होगी। जहाँ पे लूप पुलिंग है लास्ट वाला स्टेप, जी जी वहां जी पे सर स्टिच लेंथ की डिसाइड हो साइड। रही है। ठीक है थैंक यू सर। कैम का पर्पस है कि नीडल को पोजीशन बताना कि नीडल ने कितना ऊपर जाना है कितना नीचे जाना है। वो कैम ट्रैक के अंदर जो है वो मूव कर रही है नीडल, और वो नीडल उसको किस तरह मूव कर रही है कि वो अप है एंड डाउन है, दो ही पोजीशन है। सो कैम का जो नीचे वाला पोर्शन था, सॉरी नीडल का जिसे हम बट कह रहे थे, वो कैम ट्रैक के अंदर रोटेट करता है और कैम ट्रैक उसे बताता है कि नीडल ने कहाँ जाना है। अब डिफरेंट तरह की कैम्स होती हैं और वो हम रेस्टिंग पोजीशन यहाँ से स्टार्ट करेगा। इट मीन्स के जो हमारे पास लूप था और लूप उसने क्लियरिंग पे जाके स्टेम में आ गया और फिर वहां से न्यू यार्न फीड हुआ हुक के अंदर। ओल्ड लूप ने लैच को नीचे से फोर्स लगा के बंद किया और फिर नॉक ओवर में न्यू लूप ओल्ड लूप में से पास हो गया, लूप पुलिंग में से स्टिच लेंथ डिसाइड होगी और वापस उसको उसकी रेस्टिंग पोजीशन पे ले गए। ठीक है,
ओके यस जी सर सर। अब हम प्रेजेंटेशन पे वापस जा रहे हैं। सर मैंने पूछना था सर, ये बहुत ज्यादा स्पीड अप होता होगा ना प्रोसेस, तो वो थ्रेड टूटता भी नहीं होगा इसमें से जो यान है, क्योंकि ये इतने प्रोसेस गुजर रहा है अप एंड डाउन मूवमेंट में, तो वो एक दफा भी ब्रेक नहीं होता? बच्चे ब्रेक होता है, धागा है ना, यान है, यान ने ब्रेक वो वीविंग में भी होना है, वो निटिंग में भी होना है। यान ब्रेक होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। सर ये सारा आगे प्रोसेस चल तो मशीन का है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको इंटरनल प्रोसेस? बच्चे इसलिए कि आपने ये मशीन का है, तो आपने निटेड फैब्रिक्स के साथ भी काम करना है। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मशीन के ऊपर फैब्रिक बनता कैसे है, फैब्रिक की डिजाइनिंग कैसे होती है, और उसके क्या चीज सेम प्रोसेस जो आपने वीविंग के लिए पढ़ा है वही आप निटिंग के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं आपको, ये बिल्कुल भी डिटेल में नहीं, ये बेसिक्स हैं बिल्कुल कि फैब्रिक बनता कैसे है निटिंग के। ठीक हो गया सर क्वेश्चन है कि अगर यान जो है वो ब्रेक करने वाला है तो इसकी साइजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे जरूरत है ही नहीं बच्चे, इस पे साइजिंग नहीं करते। साइजिंग करने से धागा हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, क्योंकि साइज मटेरियल ऐसे ही है जैसे ग्लू लगा दिया आपने धागे को, ठीक है। जो नीडल है, जब आप एक्चुअल में देखेंगे, ये नीडल बहुत ही स्मॉल होती है। नीडल का हुक जो है, अगर स्टिफ यान उसके अंदर देंगे तो उस नीडल का हुक टूट जाएगा, हुक टूटेगा तो लूप नहीं बनेगा। जो निटिंग का यान होता है, एक चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वो ये यान के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ट्विस्ट पर इंच। 1 इंच के अंदर हमने कितने ट्विस्ट दिए हैं, याद है ना? यान मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पढ़ा था हमने कि हमने उसको एक ड्राफ्ट यस सर याद है। यस सर पढ़ा था। बच्चे जितना ज्यादा ट्विस्ट करते जाएंगे पर इंच के अंदर, जितना ज्यादा ट्विस्ट देते जाएंगे पर इंच के अंदर, उसकी भी एक लिमिट होती है, उतना ज्यादा यान जो है वो हार्ड होता जाता है, स्टिफ होता जाता है और थिन होता है जो, ठीक है। और जितना ट्विस्ट कम देते हैं उतना वो सॉफ्ट रहता है। अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट ये है, जो निटिंग का यान होता है वो वीविंग के यान से उसके अंदर ट्विस्ट पर इंचेस कम होते हैं। निटेड यान जो निटिंग पर्पसेस के लिए यूज होना है वो सॉफ्ट यान होता है, उसके अंदर हम ट्विस्ट पर इंचेस कम रखते हैं डेलिबरेटली, कि वो स्टिफ ना हो, वो हार्ड ना हो, और वो हुक को तोड़े ना, वो नीडल को डैमेज ना करे, ठीक है। निटिंग का यान डिफरेंट बनता है, वीविंग का यान डिफरेंट होता है। तो सर निटिंग जब हम करते हैं सॉफ्ट यान से, मतलब कम ट्विस्टेड यान से, तो वो उसकी परफॉर्मेंस, फैब्रिक की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं करता? इसीलिए तो निटेड फैब्रिक डिफरेंट होता है वोवन फैब्रिक से, दोनों की प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। ये तो एंड यूज पे डिपेंड करता है ना कि आपने यूज कहाँ पे करना है। सर अगर अगर हमें हम लोग वोवन ट्विस्ट अगर ज्यादा हमें नहीं करेंगे तो पिलिंग नहीं होगी फैब्रिक पे? पिलिंग आती है बच्चे हेरीनेस से, दैट डिपेंड्स के यान का स्टेपल लेंथ कितनी है और उसके हेरीनेस कितनी ज्यादा है। आपने देखा है ओके अक्सर सर। स्वेटर जैसे इस पे पिलिंग हो जाती है, उसकी यही वजह होती है जो आपने बताई है। जी सर। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के स्वेटर जर्सीज होते हैं उन पे नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर स्टेपल लेंथ ज्यादा होती है, तो वहां पे हम हेरीनेस कम कर लेते हैं। हेरीनेस कम करते हैं तो पिलिंग कम हो जाती है। वो जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन था कि परफॉर्मेंस लो होगी या एंड यूज डिफाइन करता है, जैसे टी शर्ट है हमारी या सॉफ्ट, तो वो फिटेड बनाते हैं, उसका मकसद ही ये होता है कि इसने स्वेट जो है उसको एब्जॉर्ब करना है, इसने कंफर्ट देनी है, स्वेट एब्जॉर्ब हो जाता है तो कंफर्ट आ जाती है, ठीक है। आपने देखा है जो रेशमी कपड़े होते हैं वो पसीना जज़ब नहीं करते, स्वेट जो है एब्जॉर्प्शन लो होती है उनकी, और जब वो आपकी बॉडी और फैब्रिक के दरमियान में स्वेट रहता है तो वो डिस्कम्फर्ट देता है, कंफर्टेबिलिटी लो हो जाती है। जितनी अच्छी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी उतनी अच्छी कंफर्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज, फैब्रिक को आखिर में कहाँ पे यूज करना है आपने। सर ये हम प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं अभी? प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपने क्वेश्चन किया था। मीटिंग में फिलामेंट यार्न क्यों नहीं यूज कर सकते?
करते हैं बेटा, बिल्कुल करते हैं, किसने कहा नहीं करते? नीडल डिफरेंट यूज करेंगे, नीडल डिफरेंट यूज करते हैं, लैच नीडल नहीं यूज करते हैं। ओके सर। अच्छा, अब हम कहाँ पे थे? अच्छा, सो लैच नीडल की आपको लोगों को समझ लगी? लैच से जो नेक्स्ट होती है डेट इज कॉल्ड, सबसे ज्यादा लैच ही यूज होती है, हमारी लैब के अंदर भी लैच नीडल ही है। बाकी जो है जस्ट आपको सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए कि किस तरह की होती है। बेसिक प्रोसेस सारों का सेम होता है, शेप डिफरेंट होती है। सेकंड इज कॉल्ड बेयर्ड और स्प्रिंग नीडल, ठीक है, इसे बेयर्ड नीडल या स्प्रिंग नीडल कहते हैं। इसमें देखें तो इसका ये एक हेड है और हेड के साथ हमारे पास एक ये स्प्रिंग टाइप बेयर्ड बना हुआ है, ये जो आपको चीज नजर आ रही है यहाँ पे। अब इसको अब क्लोज होता है तो यहाँ पे इस पोजीशन पे आता है तो हुक क्लोज हो जाता है, इस पोजीशन पे आता है तो हुक ओपन हो जाता है। लेकिन ये क्लोज होना और ओपन होना इसका ये सेल्फ एक्टिंग नहीं है। ऐसा करने के लिए यहाँ पे एक मैकेनिकल पार्ट लगा होता है जो इसको फोर्स लगाता है और ये इसको बंद कर देता है, ये पीछे हट जाता है तो ये खुल जाता है। दैट इज कॉल्ड, इट इज नॉट कॉल्ड सेल्फ एक्टिंग। सिर्फ लैच नीडल ऐसी है जो कि सेल्फ एक्टिंग है, जो खुद ही बंद हो जाती है, खुद ही हुक क्लोज हो जाता है, खुद ही हुक ओपन हो जाता है। इसके इस बेयर्ड को बंद करने के लिए और खोलने के लिए एक मैकेनिकल पार्ट है जो मशीन पे लगा होता है, जो आगे मूव करता है तो इसको फोर्स लगा के बंद कर देता है और पीछे मूव करता है तो इसको ओपन कर देता है, ठीक है। बाकी चीजें सेम है, स्टेम वही है, शैंक बट की जगह है जो कैम के अंदर रोटेट करेगा। फाइनर इन क्रॉस सेक्शन होता है क्योंकि इसके अंदर रिवट नहीं लगा हुआ, लैच नहीं लगा हुआ, तो ये फाइनर होता है। इट मीन्स कि हमें जहाँ पे स्टिच डेंसिटी ज्यादा चाहिए तो वहां पे भी हम बेयर्ड नीडल को यूज कर सकते हैं। बट इट रिक्वायर्स एन एडिशनल एलिमेंट जिसे हम प्रेसर कहते हैं। ये जो एलिमेंट है इसको हम प्रेसर कहते हैं, जो प्रेस करता है और इसको बंद करता है और इसको खोलता है। सुपीरियर निटेड स्टिचेस, जहाँ पे अच्छी किस्म के स्टिच लगाने हो तो वहां पे हम इसको बेयर्ड या स्प्रिंग नीडल को यूज करते हैं। सर प्रेशर दोबारा बताइएगा प्लीज। प्रेशर एक मैकेनिकल पार्ट है बच्चे, ये समझ लें कि वो एक तरह का एक चीज है जिसने आगे को मूव करना है तो उसने जोर लगा के उसको बंद कर देना है, पीछे हटेगी तो वो उसको जगह दे देगी, वो वापस आ जाएगी। दैट्स इट, ठीक है। कंपाउंड नीडल एक थर्ड टाइप ऑफ नीडल है, इसके अंदर भी वही सेम पार्ट होता है, हुक होता है, नीचे स्टेम होना है, स्टेम के बाद बट होना है, ये चीजें सेम रहती हैं। लैच की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये एक टंग लगी होती है, ठीक है। अब ये टंग क्या करती है, ये ऊपर मूव करती है तो ये हुक को क्लोज कर देती है, नीचे मूव करती है तो हुक को ओपन कर देती है। बट अगेन इसके ऊपर मूव करने और नीचे मूव करने के लिए हमें यहाँ पे एक किसी की भी किस्म की मोशन लगानी पड़ती है जो इसको ऊपर और नीचे मूव करवाती है, ये खुद ब खुद नहीं करती टांग। जैसे वो यान की मदद से लैच क्लोज हो जाता था और यान की मदद से लैच ओपन हो जाता था, वहां ये इसमें ऐसा नहीं है। सो अगेन क्योंकि अच्छा इसमें ये कुछ बात लिखी हुई है, यान स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा हुआ आप लोगों ने? यस सर, फिजिक्स सर पढ़ा हुआ है स्ट्रेस और स्ट्रेन। सर याद नहीं है। सर हाँ मैं याद कराता हूँ। सर वो इसका मतलब ये होता है जी टंग किस तरह मूव करती है, किसकी हेल्प? बच्चे, अगेन एक मशीन का कोई पार्ट है जो इसको फोर्स लगा के ऊपर लेके जा रहा है और फोर्स लगा के नीचे लेके आ रहा है। हम डिटेल में नहीं जा रहे मैकेनिक्स के, यहाँ समझे, यहाँ कोई मशीन की कोई किसी किस्म का कोई पार्ट लगा हुआ है जिसने इसको ऊपर मूव करा देना और इसको नीचे मूव करा देना। वो जाहिर सी बात है पावर तो मोटर से ही आ रही होती है, ठीक है। ओके सर। स्ट्रेस स्ट्रेन ये होता है बच्चे कि फोर्स हम लगाते हैं, किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाए ना तो और वो चीज अपनी शक्ल बदल ले, ठीक है। इसको आम अल्फाज में कहते हैं कि उस चीज के ऊपर स्ट्रेस या स्ट्रेन आ रहा है। जितना ज्यादा हम फोर्स लगाते जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होता रहता है उसके अंदर, वो अपनी शेप डिफॉर्म करता रहता है, ठीक है। अब जो लैच नीडल है ना, क्योंकि धागा उसको फोर्स लगा के लैच को ऊपर बंद कर रहा है और फोर्स लगा के उसको नीचे कर रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग रही है ना धागे पे, तो यान की शेप जो है वो चेंज होती है, उसके ऊपर स्ट्रेस आता है, उसके ऊपर स्ट्रेन आता है। समझ लगी? ये जो बाकी दोनों तरह की नीडल्स है ना, क्योंकि इसके अंदर हम वो जो टंग है और बियर्ड है वो किसी दूसरी पार्ट से खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, तो धागे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसी नहीं लग रही जो धागे की शेप को डिस्टॉर्ट करे, उसके ऊपर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो या स्ट्रेन प्रोड्यूस हो।
ये जब बहुत अच्छी किस्म का फैब्रिक बनाना हो ना तो वहां पे इस तरह की नीडल्स को यूज करते हैं, जहाँ पे हम ये चाह रहे होते हैं कि जो शेप ऑफ यान है वो डिस्टॉर्ट ना हो, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी डिस्टॉर्ट ना हो, वो जैसा हमने लिया है वैसे का वैसा फैब्रिक के अंदर इंड्यूस हो जाए। लेस मूवमेंट है इसकी नीडल। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज है, वो मूवमेंट इसकी कम है क्योंकि आधी मूवमेंट जो है वो टंग करती है और आधी मूवमेंट नीडल करती है। उसके अंदर पूरी की पूरी मूवमेंट नीडल को ऊपर जाके तो फिर वो लैच पूरा का पूरा ओपन होता है। अगर नीडल अपनी पूरी टॉप पोजीशन पर नहीं जाएगी तो लैच ओपन नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सफर जो है वो जर्नी जो है ट्रैवल वो नीडल करती है और थोड़ा ट्रैवल जो है वो टंग करती है, तो दोनों आधा आधा काम करते हैं तो मूवमेंट कम हो जाती है। इस मूवमेंट कम होने की वजह से क्या होता है, स्पीड हाई हो जाती है और प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है। जो लूप बनाने की स्पीड है वो तेज हो जाती है और वो तेज होगी तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी भी तेज हो जाएगी। समझ लगी? यस अब मुझे बताएं ये तीनों नीडल्स में किसी किस्म का कोई मसला? नीडल की मूवमेंट और कैम का फंक्शन। सर अगर इन नीडल्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो हम लोग लैच क्यों यूज करते हैं? इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो लैच क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें बल्क में चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होती है। बच्चे हर नीडल का ना ये समझें कि कुछ कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि इसके मशीन के साथ एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए जो इन इन दो, जैसे उसका स्प्रिंग है और इसकी टंग है, इसको ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए चाहिए। और जो आम आम रूटीन में फैब्रिक्स बनते हैं ना, तो उसके अंदर हम सारे लैच ही यूज करते हैं। दैट डिपेंड, एक्चुअली ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वो जो फैब्रिक बना रहे हैं उसने आखिर में यूज कहाँ पे होना है। ठीक है, ओके सर। क्या हो गया, क्या हो गया? मिराल, ये किसे क्या हुआ है? मिराल माइक ऑफ करो। अच्छा बताएं बच्चे, कोई अब क्वेश्चन है तो वो बता दें। ठीक है, सर इन तीनों नीडल्स सर एक सेकंड जी जी। इन तीनों नीडल्स के हिसाब से हम कैम की जो उसका डिजाइन है या जो जहाँ पर उसकी बट आती है, उसका जो मोशंस है वो भी चेंज होती है नीडल्स के हिसाब से या वो तकरीबन सिमिलर ही रहती है? नहीं बच्चे, कैम की वो इतनी डिटेल में नहीं आप लोग जाएं। कैम की शेप सेम रहनी है, ठीक है, ये समझ ले। वो स्टेम और नीचे बट है ना, तो वो सेम ही रहना, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ओके सर। हाँ, नीडल हम सिर्फ इसलिए चेंज करते हैं जब हमें ये समझिएगा कि डिफरेंट तरह का हमें वो चाहिए। जब हम चाह रहे हैं कि यान जो है ना हमारा वो खराब ना हो, या हमें सुपीरियर क्वालिटी का कोई फैब्रिक चाहिए, तो तब हम नीडल की शेप चेंज कर लेते हैं। या जैसे हमें फिलामेंट यान यूज करना है तो तब हम नीडल की शेप चेंज कर लेंगे, अदरवाइज हम लैच नीडल ही यूज करते हैं। मोस्टली लैच नीडल यूज होती है। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। अब रह गया हमारे पास अच्छा, इसमें एक चीज और है नीडल के हवाले से, वो ये कि मशीन गेज होती है। ये प्रेजेंटेशन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? यस सर। यस सर। अच्छा, मशीन गेज क्या होती है बच्चे? ये गेज ना, हम आप लोगों ने वैसे भी ये वर्ड सुना होगा गेज का। मशीन गेज नहीं तो गेज तो लाजमी सुना होगा। ठीक है, ये गेज क्या होती है? ये इसलिए हम कहते हैं कि सर स्क्रू थिकनेस और गेज फाइनर। सुना हुआ है। हाँ, ये वो वैसा ही है। गेज नॉर्मली क्या होती है? ये होती है थिकनेस या फाइनर। ठीक है, कितनी चीज थिक है या कितनी चीज फाइन है। मशीन के अंदर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ नीडल्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ के अंदर हम कितनी नीडल्स लगा सकते हैं। जितनी नीडल्स ज्यादा लगाएंगे उतनी गेज ज्यादा हो जाएगी। उतनी गेज ज्यादा होगी तो फैब्रिक फाइनर बनेगा या कोर्सर बनेगा? फाइनर सर। फाइनर बनेगा सर, फाइनर बनेगा। ठीक है, कहाँ रिलेट होगा? जितनी नीडल्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा होंगी उतनी हमारे पास
स्टिच डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, वेल्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, अगर मेरे पास 10 नीडल्स लगी हुई हैं 1 इंच के अंदर, तो मेरे पास 10 वेल्स पर यूनिट बन रही हैं, पर इंच में बन रही हैं। और अगर मेरे पास यही नीडल्स 20 हो जाएंगी या 50 हो जाएंगी, तो मेरे पास 1 इंच के अंदर वेल्स जो हैं वो 50 हो जाएंगी। ठीक है, यस सर। सही पॉइंट पर रिपीट तो कीजिएगा जितनी ज्यादा बच्चे नीडल उतना ज्यादा बताते हैं, हैं। मैं रिपीट करता सर हूँ, मतलब ये जितना ज्यादा लिख नीडल्स और लें उतनी अपने ज्यादा पास, थ्रेड्स। ये मेरे पास यहाँ पे नहीं लिखा हुआ नोट्स में, ये लिख लें, नंबर ऑफ नीडल्स पर इंच, number of needles per inch is equal to number of veils per inch. Number of needles is equal to number of veils per inch में। ठीक है, यस 1 सर। इंच के अंदर जितनी नीडल्स लगी होंगी उतनी ही वेल्स बन रही होंगी फैब्रिक के अंदर, उससे ज्यादा नहीं हो जितने ज्यादा नीडल्स होंगी उतने ही ज्यादा लूप्स होंगे ना उसके अंदर, मतलब जितनी सर नीडल्स होंगी उसके फिर लिए कॉस्ट भी उतनी ज्यादा आएगी उस फैब्रिक को मैन्युफैक्चर करने में? नहीं बच्चे, कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन, बच्चे ये जो सारा टेक्सटाइल का प्रोसेस है ना, इट इज मल्टी वेरिएबल। ये किसी एक वेरिएबल पे नहीं आप डिसाइड कर सकते कि कास्ट इसको बढ़ाने से ये बढ़ जाएगी। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर। चीपर यान यूज कर लोगे तो वो कास्ट बराबर हो जाएगी। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। ये एक्चुअली ये सारी चीजें मल्टीपल चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है जो सिंगल वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो कि इसको बदल लोगे तो ये बदल जाएगा, ऐसे नहीं होता। जी सर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें इफेक्ट देखना है तो हम डायरेक्टली बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट करते हैं और फिर जो वेरिएबल हमने चेंज करना फिर उससे आपसे इफेक्ट नजर आएगा डायरेक्टली, अदरवाइज वो मल्टी वेरिएबल है। ये किसने कहा है? ये कौन बोल रहा था अभी? सर सलमान, यही अल्लाह के बंदे, आप बहुत आगे जाओगे मेरा भाई। यही सारी रिसर्च है, ये जो आपकी फाइनल ईयर की रिसर्च, ये थीसिस, ये आर्टिकल पब्लिकेशन, यही उसका सारा जो है ना वो क्रक्स यही है कि आप सारी चीजें कांस्टेंट कर लेते हो और फिर किसी एक चीज का इफेक्ट देख लेते हो। ठीक है, यही कर रहे हैं। ओके सर। ये मल्टी वेरिएबल्स होते हैं तो इनका यही होता है कि आप बाकी सारी चीजें कांस्टेंट कर लो। वो आपने फिजिक्स में पढ़ा था ना, वो न्यूटन लॉ और दूसरे लॉ, वो क्या करता था? वो कहता था सारी चीजें कांस्टेंट कर लो और ये दो चीजों का इफेक्ट देख लो। वैसे तो वो फ्रिक्शन भी कांस्टेंट कर लेता था, वो कभी कभी फ्रिक्शन को जीरो भी कर लेता है, निगलेक्ट भी कर लेता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी जीरो कर लेता है, बट इन एक्चुअल तो नहीं होता। वो सिर्फ हाँ, डिपेंड्स ऑन द केस एंड टू चेक द इफेक्ट। तो हम भी यहाँ पे यही करते हैं, क्योंकि मल्टी वेरिएबल्स हैं, हम सारी चीजें कांस्टेंट करके किसी एक चीज का इफेक्ट देख लेते हैं कि सारी चीजें बराबर हों तो इस एक को बदलने से क्या चीज होती है। ठीक है, ओके सर, अच्छा थैंक यू। अब हम बात कर रहे थे कि गेज क्या होती है। तो नीडल्स पर इंच, जितनी ज्यादा नीडल्स पर इंच आती जाएंगी उतनी गेज बढ़ती जाएगी। और इसको गेज को मेजर करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। कुछ लोग पर 2 इंच मेजर करते हैं, कुछ लोग इन सेंटीमीटर्स मेजर करते हैं, बट पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली इन पर इंच मेजर करते हैं कि 1 इंच के अंदर कितनी नीडल्स हैं। और इसको हम कहते हैं, डेट इज कॉल्ड इंग्लिश गेज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई। ठीक है, यूके में भी यही होता है। और क्योंकि हम यूके से इंडिपेंडेंस ली है तो हम बहुत सारी चीजें वही करते हैं जो यूको करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें लास्ट बात लिखी हुई है कि गेज इज द मेजर फैक्टर इन डिटरमिनिंग द फैब्रिक डेंसिटी एंड अपीयरेंस। गेज मेजर फैक्टर है, ये डिटरमिन करता है कि फैब्रिक की डेंसिटी कितनी होगी और फैब्रिक अपीयर कैसा होगा। अगर डेंसिटी कम है, सॉरी गेज कम है या कोर्सर गेज है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, अपीयरेंस जो है वो बड़ी ओपन सी नजर आएगी। और अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, गेज बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और अल्टीमेटली अपीयरेंस जो है वो बड़ी क्लोज नजर आएगी कि बहुत ज्यादा इसके अंदर वो है। ठीक है,
सर बस चलिए आज जो निटेड फैब्रिक्स होते हैं वो स्ट्रेच करते हैं, तो गेज कभी कभी मतलब अक्सर, तो जो गेज है वो उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रेच कर रहा है, नंबर ऑफ नीडल्स पे, नंबर ऑफ वेल्स पे, कि वो ज्यादा स्ट्रेचेबल होगा अगर बच्चे वो नंबर ऑफ डेट नीडल्स स्ट्रेच मैं ज्यादा। बताता हूं, डेट स्ट्रेच डिपेंड्स अपॉन द स्टिच लेंथ। ये आपकी लूप है, ठीक है। स्ट्रेच क्या है, आपने पकड़ के फैब्रिक को खींच रहे हो, वो इतना ही खींच सकता है कि ये लूप जो बनी हुई है, ये लूप वाला धागा स्ट्रेट हो जाए। जब वो स्ट्रेट हो जाएगा तो उससे ज्यादा नहीं खींच होगा, ठीक है। समझ लगी इस बात की? यस सर। तो जितनी ज्यादा लूप लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा, जितनी ज्यादा लूप लेंथ कम करते जाओगे स्ट्रेच कम होता जाएगा। ओके सर। ठीक है सर तो अगर हमें किसी फैब्रिक में वो स्ट्रेच स्ट्रेच है कि ज्यादा वो जो चाहिए लूप तो की लेंथ है ना उसने स्ट्रेट होना है जी। वो स्ट्रेट होने के लिए जितनी लेंथ उसको वो आपने दी हुई है उसके अंदर उतना ही स्ट्रेच हो सकता है ना, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, फिर धागा टूट जाएगा और फोर्स लगाओगे तो। सर तो अगर हमें किसी फैब्रिक में स्ट्रेच ज्यादा चाहिए तो हम स्ट्रेच यार्न भी यूज कर सकते हैं। दैट इज अनदर स्टोरी। जैसे लाइक्रा होता है, लाइक्रा सुना है? यस सर। यस। जो आपकी डेनिम के अंदर होता है, स्पैंडेक्स या लाइक्रा, वो डेनिम के Yes, अंदर sir. होता है और दैट इज इंटायरली अनदर स्टोरी। बट निटिंग के अंदर क्योंकि हमारे पास पहले से अलाउंस होता है लूप लेंथ के, तो लूप लेंथ को ज्यादा कर लोगे तो स्ट्रेच ज्यादा हो जाएगा। ओके सर। सर ये आप YouTube पे कब अपलोड करेंगे? सर रिकॉर्डिंग खुलती नहीं है फिर। मैं करता हूँ सारा कुछ, पहले लेक्चर तो कंप्लीट कर दूँ। अच्छा ओके सर। मशीन ये आप लोगों ने करना है, ये वाला जो स्लाइड है ये आप लोगों की इस वीक की असाइनमेंट समझ लें, इस वीक की क्लास एक्टिविटी समझ लें कि मशीन गेज को हमने कैलकुलेट कैसे करना है। इसका सिंपल सा फार्मूला है, डिवाइडेड द टोटल नंबर ऑफ नीडल्स इनटू द लेंथ ऑफ द नीडल बेड या डाया ऑफ द नीडल बेड। ठीक है, नीडल बेड दो तरह का होता है हमारे पास, ये सर्कुलर भी हो सकता है और ये फ्लैट भी हो सकता है। फ्लैट होगा तो विड्थ हो जाएगी उसकी, सर्कुलर होगा तो उसका डायामीटर हो जाएगा। ठीक है, सो अब आपने करना क्या है कि ये आपका क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है, तो इसको समझिएगा कि एक 4 इंच डायमीटर की सॉक्स मशीन है और उसके ऊपर 168 नीडल्स लगी हुई हैं, 168 नीडल्स। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि इसकी गेज कितनी है, पर इंच के अंदर कितनी लगी हुई है, निकाल सकते हैं? कैसे? सर 168 डिवाइडेड बाय 4। नहीं बचे। फिर कैसे सर? सर ऐसा ही होगा सर, आपने बोला है कि नंबर ऑफ नीडल्स डिवाइडेड बाय डायमीटर। डायमीटर क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। ये सर्कल है, सर ठीक है? इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे। डायमीटर सर्कल का डायमीटर को 2 से मल्टीप्लाई सर सर्कल का हाफ होता है। 22/7 करेंगे ओ एक मिनट सबर, तो अगर फिर मुझे सर उसका डायामीटर दिया, 168 को 2 से डिवाइड करेंगे। एक मिनट, अगर मुझे डायामीटर दिया हुआ है और मैं डायामीटर को 4 से डिवाइड करता हूँ, इट मींस कि मैंने नीडल्स यहाँ लगा दी है इस जगह पे, यहाँ तो नहीं लगनी, नीडल्स तो लगनी है मेरे पास, अल्लाह भला करे। सर्कमफेरेंस पे सर, सर्कमफ्रेंस पे यहाँ बाहर लगनी है, वो हमने सिलेंडर के अंदर नहीं लगानी। ठीक है, तो बाहर लगानी है तो सर हम डायमीटर से रेडियस फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद 2πr फॉर्मूले में लगा देंगे सर सर्कमफेरेंस। यस, लेकिन हमारे पास डायमीटर है तो हम उसको पाई डी भी कर सकते हैं ना, 2r = डायमीटर। आप रेडियस निकालने की बजाय पाई डी लगाओगे ना तो तब भी सर्कमफ्रेंस निकल आएगा। ओह यस सर। ओके सर वो बात सही है 2πr वाली। हाँ, और जब आखिर में निकालना है तो एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये कि 12.57 आंसर आता है इसमें ना हमारे पास। यस तो नीडल जो है वो कभी भी हाफ नहीं हो सकती। जैसे बंदों को डिवाइड करें तो बंदा कभी 6.5 नहीं हो सकता या 5.5 बंदे नहीं हो सकते। ठीक है, वो या तो 6 होंगे या 5 होंगे। तो नीडल्स भी हाफ नीडल नहीं हो सकती कि आधी नीडल लगा दी या हमने सवा नीडल लगा दी। तो नीडल को राउंड अप करना है हमेशा, राउंड अप करोगे या राउंड डाउन करोगे। ठीक है, उसको पॉइंट्स में नहीं लिखना, या तो उसे ऊपर ले जाओ, एक बढ़ा दो या एक कम कर दो। ठीक है, तो सेकंड रेट आई विल करेगा कि अगर वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है
एक ऐड कर दें और अगर ये काम में तो माइनस सॉरी दोबारा रिपीट करो, नहीं समझ लगी। सर यहाँ पे आंसर है 12.57 आई गेस। तो अब हमारे पास 57 है तो हम इसको 13 काउंट कर लेंगे, और अगर यहाँ पे 12.3 होता या 4 होता तो हम इसे 12 भी काउंट करते। वो तो आप 0.5 से ऊपर वाला फार्मूला लगा रहे हो ना, कि 0.5 से ऊपर हो तो फिर राउंड अप करना, और 0.5 से नीचे हो तो राउंड डाउन करना। इट डिपेंड्स कि आप इसे राउंड अप भी कर सकते हो, राउंड डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। बट पॉइंट्स में नहीं लिखना इसको, बस इस बात का ख्याल रखना है कि नीडल आधी नहीं हो सकती। ओके सर। आई विल पोस्ट अ न्यूमेरिकल लाइक दिस, जिस तरह की एग्जांपल है वो आपकी इस वीक की क्लास असाइनमेंट होगी, ठीक है। सर अटेंडेंस ले लें। जी बिल्कुल ले रहा हूँ। और कोई सर बात सुने जी। सर वो मैं और मिराल रोल नंबर 1300 हम दोनों साथ बैठे हुए हैं, उसका फोन बंद हो गया तो हमारी अटेंडेंस आप ना साथ ले लीजिएगा। लाइट ऑफ हो गई और फोन चार्ज नहीं है। यही तो मैं टीम्स के अंदर ही मैसेज कर दें अपने दोनों के रोल नंबर। सर दोनों के रोल नंबर मैं भेज रही हूँ, हम दोनों मैं 1300 समीन के साथ ही बैठी हूँ। ठीक हो गया। जी 1320 क्या बात है? पेज हैंड किया हुआ था, कह दिया मैंने आपको। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो वेरी मच। गलत हुई है कोई बात नहीं, असाइनमेंट गलत हुई है बच्चे। दैट वाज नॉट एन असाइनमेंट, इट वाज क्लास एक्टिविटी या क्लास पार्टिसिपेशन, ठीक है। असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को जिसके मार्क्स होंगे। इट वाज जस्ट क्लास एक्टिविटी ताकि आप लोग उसको देखें और पार्टिसिपेट करें, बट इट डजंट मीन कि आप लोगों ने उसको करना नहीं है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नहीं करना है सर। हाँ, तो मार्क्स उसके इसीलिए रखे हैं, करते रहेंगे तो काउंट हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो वो जीरो ही है। दैट्स इट। 1285 और 1296। सर मैंने जो विविंग और निटिंग वाला क्वेश्चन था आपका, उसी से रिलेटेड मैंने आपसे पूछना था कुछ। मुझे ना एक और मतलब फेलो ने बताया था कि अगर हम इसको ऐसे कंपेयर करें कि निटिंग जो है वो लूप वाइज काम कर रही होती है, और पर लूप को अगर हम कंपेयर करें हर अप एंड डाउन से विविंग में जो हो रही होती है, तो जो इंटरसेक्शन है वो बहुत ज्यादा टाइटर और हम उसको कंजेस्टेड करने की कोशिश करते हैं, जबकि जो लूप है वो खुली खुली होती है। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो प्रोडक्टिविटी निटिंग में ज्यादा आ रही होती है। तो क्या सर ये लॉजिकल रीजन है, या वाकई अप्लाई होता है कि ये चीज भी, या बस ऐसे ही यही बस? बच्चे दैट इज टू मच कॉम्प्लेक्स। देखो हम उसमें काइंडली अपना माइक ऑफ करें। उसमें मसला पता क्या होगा, फिर हमें पर स्क्वायर इंच हमें एरिया लेना पड़ेगा और दोनों की देखना पड़ेगा कि दोनों के अंदर कितना फैब्रिक प्रोड्यूस हुआ पर स्क्वायर इंच एरिया के अंदर। कि अगर सेम एरिया ले लेते हैं तो एक ही टाइम के अंदर दोनों को मशीन्स को ऑपरेट कर देते हैं, तो फिर कितना वो उसके अंदर वो क्रिएट होगा, ठीक है। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स। आपको बताया कि जर्नली निटिंग की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। जी मुकद्दस ने हैंड रेज किया। जी सर मेरी लास्ट क्लासेस जो 2 मिस हो गई हैं, मैंने इनरोल ही अब करवाया, तो मैं उनका क्या करूंगी? रिकॉर्डिंग देखें उसकी और जो क्लास एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करें। रिकॉर्डिंग्स आर इन द जर्नल सेक्शन, वहां पे उसका वो है लिंक्स दिया हुआ है। जी 1285। सर मेरा ना लास्ट वीक में शिफ्टिंग कर रहे थे हम घर की, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना रिकॉर्डिंग्स देखें बच्चे, सर वो सेम मैं इशू देख सेम रही हूँ, सॉल्यूशन। लेकिन ना मेरी लास्ट असाइनमेंट रहती है, वो मैं अभी दोनों असाइनमेंट आज आपको सबमिट करवा दूँ? जी बच्चे बिल्कुल, मैंने आपके सीआर को कहा था कि आप लेट सबमिट करवा सकते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था मेरे पास। सर मैं आपसे ये पूछना था कि जो मतलब आंसर आपने बताया, मतलब वो दोनों आंसर ही ठीक है, वीविंग भी ठीक है, निटिंग भी ठीक है? नहीं बच्चे नहीं, मैंने बताया और बच्चे मैंने ये बताया कि ऑन एवरेज जर्नली 90% more than 95% cases
जो नीटिंग की प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगी। ठीक, मोर देन इन मोर देन 95% केसेस निटिंग की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, अनटिल अनलेस कोई अनोमली आ जाए, कोई इस तरह का केस आ जाए जहाँ पे वीविंग की प्रोडक्शन ज्यादा हो, नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसमें प्रोप्राइटरी प्रोसेस इंक्लूड करने पड़ेंगे हमें। ठीक है सर, ठीक हो गया सर। जी 1340। सर जी मैं और इकरा क्लास इकट्ठी ले रही हैं, हमारा नेट का इशू है तो बच्चे अटेंडेंस ले लें। मैसेज मैंने करते मैसेज करते हैं। कर दिया ओके। सर, अटेंडेंस ले लें। अटेंडेंस Excuse मैंने me, दो sir. ना। जी जी अटेंडेंस हो सर गया लूप को कंप्लीट। लूज सर लूप को अगर हम लूज रखें या टाइट करें तो उससे फैब्रिक की फाइननेस में तो नहीं कोई डिफरेंस आता? बिल्कुल आता है बच्चे, यही तो बात की है, यही तो एक ही तो फैक्टर है। लूप की लेंथ जो है, लूप लेंथ या स्टिच लेंथ, जिस दोनों एक ही चीज के नाम है, वही डिसाइड करती है कि लूप कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा। ओके सर। अच्छा सर, मैंने आपका एक बच्चे का रोल नंबर सेंड किया है, काइंडली उसका भी देख लीजिएगा। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच बच्चे, ओके नेक्स्ट वीक मिलते हैं इंशाल्लाह। जी सर जी एक जी 1327 रोल नंबर है, उस बच्चे की फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए वो आधी क्लास नहीं ले सकी, तो उसका रोल नंबर आपको सेंड कर दूं? ठीक है बच्चे, जिन लोगों ने क्लास ये सीआरस के लिए है कि जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की वो रिकॉर्डिंग्स को देखें, अपनी क्लास पार्टिसिपेशन में उसको करें, जो भी आपकी क्लास एक्टिविटी है, एंड अटेंडेंस लग जाएगी। जी सर वो रिकॉर्डिंग्स देखी सुनती ठीक है। हो गया, that's it। सर रोल नंबर किधर सेंड करूं? जी व्हाट्सएप? कर दीजिए, ठीक है, नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, यही MS टीम्स में कर दीजिएगा। ओके बच्चे, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।